हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, ABM कॉलेज जमशेदपुर, सर समाजशास्त्र विषय के लेकर। आज मैं सेमेस्टर 2 सोशोलॉजी ऑनर्स के बच्चे के लिए CC 4 पेपर और सेमेस्टर 3 के DSC पेपर क्लासिकल सोशल थिंकर्स का दूसरा अध्याय हर्बर्ट स्पेंसर के चैप्टर को लेकर आया। इससे पूर्व मैंने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बहुत कुछ चर्चा किया है। आज मैं हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बतलाया कि हर्बर्ट स्पेंसर के यदि विकासवादी सिद्धांत को आप देखेंगे तो इनकी एक पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल। उसी पुस्तक में इन्होंने इनका चर्चा किया। इसी पुस्तक में इन्होंने इनके बारे में चर्चा किया। किसके बारे में? विकासवादी सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत के बारे में। स्पेंसर के ज्ञान की प्रकृति यदि देखते हैं, उसके इस विश्वास पर टिका था कि संपूर्ण विश्व और उसमें मानव के स्थान को समझने की मूल अवधारणा जो है वो विकास ही है। ऐसा कहा स्पेंसर साहब। विकास की अवधारणा भी उस मान्यता पर टिकी है कि प्रकृति के विभिन्न रूप, चाहे वो पहाड़ हो या समुद्र हो, पेड़ हो, घास हो, मछली हो, रहने वाले जीव हो, पक्षी हो या मानव, सभी समान बुनियादी भौतिक पदार्थ हैं। जो आप भौतिक पदार्थों से देखते हैं, उन्हीं भौतिक पदार्थों के रूप में तथा रूपांतर भी होते हैं। यानी सभी प्रकार की ज्ञान, हमारी अनुभूति दुनिया के उन विभिन्न रूपांतरों के विन्यासों का एक व्यवस्थित तथा परीक्षण युक्त कथन होता है। ऐसा कहना है स्पेंसर। प्रकृति के प्रत्येक तत्व जो विद्यमान है, उसके रूपांतरण की यह एक बुनियादी प्रक्रिया है विकासवादी सिद्धांत। यानी कि जो भी प्रकृति के प्रत्येक तत्व जो विद्यमान है, उसके जो रूपांतरण की बुनियादी प्रक्रिया है, किस प्रकार से वो मॉडिफाइड होती है, रूपांतरण होता है, वही उनका क्या है? विकासवादी सिद्धांत। व्यवस्थित परीक्षण योग कथनों से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है जो विश्व में होने वाले परिवर्तनों के अर्थ में हमेशा सही या गलत सिद्ध किया जा सकता है। व्यवस्थित परीक्षण योग कथन। व्यवस्थित परीक्षण योग कथन क्या हुआ? जो विश्व में होने वाले परिवर्तनों के अर्थ में हम क्या देखते हैं? हमेशा सही या गलत आप सिद्ध कर सकते हैं। यदि हम कहें इसे दूसरे रूप में कि पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों की विकास की प्रक्रिया के बारे में ही उन्होंने चर्चा किया। अगर इस बात को आसानी से समझना है तो हम अपने शरीर तथा अपने स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ करें। यानी अपने शरीर के बारे में यदि हम सोचें तो हमारा शरीर मुख्य रूप से जल से, रक्त से, अस्थियां से तथा मांस से मिलकर बना हुआ है। और इनमें से प्रत्येक तत्व प्रकृति से ही आया। इनमें से प्रत्येक तत्व कहाँ से आया? प्रकृति से आया। मृत्यु के बाद व्यक्ति के ये तत्व फिर से प्राकृतिक पदार्थों में जा मिलते हैं। बातों को समझे। मानवीय शरीर को आप देखें, ये मानवीय शरीर किससे बना है? जल, रक्त, अस्थि तथा मांस से मिलकर बना है। और इनमें से प्रत्येक तत्व कहाँ से आया? ये सभी तत्व प्रकृति से आया। और मृत्यु के बाद भी क्या होगा? ये कहाँ मिल जाएगा? प्राकृतिक पदार्थों में जा मिलेगा। तो इस प्रकार परिवर्तन की सभी प्रक्रियाएं एक समान होती हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों से उत्पन्न होती है। रूपांतरण तथा परिवर्तन का अपना एक विन्यास होता है और अपने विन्यास के अनुसार
यथा समय इनका विनाश भी हो जाता है और प्रकृति में फिर से जाकर मिल जाता है। प्रकृति में जाके ये फिर से मिल जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा ये विकास जो है इसके बारे में उन्होंने डिफिनेशन दिया था, परिभाषा दिया था कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति। क्या है उद्विकास? क्या है? पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंगत सजातीयता से निश्चित सुसंगत विजातीयता में बदलता है। कैसे चेंज होता है? उन्होंने इवोल्यूशन का जो डिफिनेशन दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित गति है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असमान सजातीयता से किधर चेंज होता है? निश्चित सुसंगत और विजातीयता की ओर बदलता है। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, इसको हम तोड़ करके बतलाते हैं। जैसे सरलता की दशा से एक व्यवस्थित जटिलता की दशा की ओर, सरलता से किधर गया? जटिलता की ओर। दूसरा अनिश्चितता की दशा से निश्चितता की दशा की ओर। तीसरा एक ऐसी दशा से जहाँ उसके हिस्से अपेक्षाकृत अविशिष्ट होते हैं, तो अविशिष्ट से ये किधर गया? विशिष्टता की तरफ जाता है। अविशिष्ट से विशिष्टता की तरफ ये बढ़ा की दशा की ओर, जिसमें कि उनके हिस्से तथा प्रकार जटिल विशिष्टीकरण से युक्त होते चले जाते हैं। चौथा चीज जो ये बतलाते हैं इसमें, एक अस्थायी दशा से अस्थायी दशा की ओर, अस्थायी दशा से अस्थायी दशा की ओर। और पहली दशा में काफी समान इकाइयों की बहुलता होती है और वे अपेक्षाकृत अपने व्यवहार में असंगत तथा असमान होते हैं, जबकि दूसरी दशा में अपेक्षाकृत कम हिस्से होते हैं। और आज मानव प्राणी इतने जटिल रूप से संगठित तथा जुड़े हुए हैं कि उनका व्यवहार नियमित, संगत तथा पूर्वानुमानित भी है। अब यहीं पर एक चर्चा और हर्बर्ट स्पेंसर करना चाहते हैं ऑर्गेनिक एनालॉजी, जैविक अनुरूपता का। समाजों का विकास, स्पेंसर ने जो सामाजिक विकास के अपने विचार के द्वारा ज्ञान के सभी क्षेत्रों की जो जांच की है, तो उसमें वो कहते हैं कि मानव समाज की एक जीव के साथ तुलना करते हुए, मानव समाज की तुलना किसी का? एक जीव से तुलना किया। और स्पेंसर का यहाँ कहना का अभिप्राय है जैविक अनुरूपता से। किससे? जैविक अनुरूपता से। स्पेंसर ने यह मालूम किया कि जैविक जीव और समाज में कुछ अंतर है और इसका कुछ अधिक तथा उससे अलग होता है। हालांकि मानव प्राणी समाज के अंग होते हैं। मानव प्राणी किसका अंग होते हैं? समाज का अंग होते हैं। यह सामाजिक संगठन के तत्वों और उनके परस्पर निर्भर प्रकारों की मिलीजुली व्यवस्था, ठीक है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं को अपनी विधि को अपनाते हैं। समाज एक अधिजैविक, समाज क्या है? एक अधिजैविक अस्तित्व है, यानी कि एक अधिजैविक अस्तित्व के बारे में चर्चा किया, समाज के बारे में, और जीव के स्तर से उठा हुआ है और अपने आप से ही इसका एक अस्तित्व है, ऐसा मानना स्पेंसर का। स्पेंसर के इस विचारों को मानने से इनकार कर दिया कि समाज बहुत से व्यक्तियों की सामूहिकता के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, ऐसा मानने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार समाज बहुत से व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। जो हम कहते हैं समाज बहुत सारे व्यक्तियों का समूह मात्र है, ऐसा नहीं, अपितु इससे अलग एक अस्तित्व वाला होता है, संपूर्ण अपने हिस्सों से कुछ अधिक होता है। जो संपूर्ण है वो अपने हिस्सों से क्या होगा? कुछ अलग होता है। जिस प्रकार एक मकान ईंट से, लकड़ी से, पत्थर के पात्र से, एकीकरण से कुछ ज़्यादा होता है, उसी प्रकार समाज भी केवल सभी मनुष्यों की सामूहिकता ही नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अस्तित्व है। इसमें विभिन्न हिस्सों की एक निश्चित क्रमबद्धता या सामूहिकता होती है। परंतु स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक था, इसलिए उनका विश्वास था कि जैविक जीवों के विपरीत
जैविक जीवों के विपरीत, जहाँ विभिन्न हिस्सों संपूर्ण के लाभ के लिए अस्तित्व में रहते हैं। संपूर्ण के लाभ के लिए ये अस्तित्व में रहते हैं। समाज में संपूर्ण विभिन्न हिस्सों के लिए अस्तित्व में रहता है, अर्थात समाज का अस्तित्व व्यक्तियों के लिए है। आज मैं यहीं तक चर्चा करूंगा। नेक्स्ट डे हार्वर्ड स्पेंसर में ही इसकी समाज की विकास, जो इन्होंने टाइप्स ऑफ सोसाइटी बतलाया है, जो दोहरी इन्होंने 2 वर्गीकरण की प्रणालियों को बनाया था, उस पर मैं चर्चा करूंगा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।